अक्सर हम कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क जो बनाते हैं उसमें हम बेसिकली प्रोजेक्शन लेयर यूज़ करते हैं। तो बेसिकली ये जो फाउंडेशनल मॉडल है ये एप्पल इंटेलिजेंस के अंदर एप्पल के अपने प्रोडक्ट्स में और एप्पल के जो प्रोडक्ट्स की एपीआईज़ हैं उनके थ्रू भी एप्पल इंटेलिजेंस के तौर पर ये एक्सेसिबल होगा। मल्टी मॉडल हम ऐसे मॉडल को कहते हैं जो डिफरेंट टाइप के डाटा को इनपुट लेने की कैपेबिलिटी रखता हो, यानी आप उसमें टेक्स्ट भी दे सकें, इमेज भी दे सकें, और इस तरह यह हमारा मल्टी मॉडल कहलाता है। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एप्पल इंटेलिजेंस की तरफ से एक फाउंडेशनल लैंग्वेज मॉडल इंट्रोड्यूस हुआ है। तो बेसिकली 28 अगस्त को ये रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है। ये बेसिकली एप्पल की तरफ से एक बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट आर्किटेक्चर पेश किया गया है, और इसमें जो इन्होंने बहुत सी ऑलरेडी अवेलेबल टेक्निक्स को एक न्यू वे में इनोवेट करके इसके अंदर काफ़ी इनोवेटिव आर्किटेक्चर डिज़ाइन किया गया है, और बहुत कमाल का आर्किटेक्चर ये यूज़ किया गया है। और बेसिकली ये मल्टीलिंगुअल मल्टी मॉडल फाउंडेशनल मॉडल है। मल्टीलिंगुअल मॉडल हम उस मॉडल को कहते हैं जो कि मल्टीपल लैंग्वेजेस के साथ सपोर्ट देता है। तो इसके अंदर बेसिकली 16 के करीब नेचुरल लैंग्वेजेस की सपोर्ट है, यानी ये 16 डिफरेंट लैंग्वेजेस में आप इसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए इसे हम मल्टीलिंगुअल मॉडल बोल रहे हैं। और दूसरा इसमें क्या चीज़ अचीव की गई है कि बेसिकली ये मल्टी मॉडल है। तो मल्टी मॉडल में ये होता है कि आपका कुछ मॉडल होते हैं वो जस्ट टेक्स्ट टू इमेज मॉडल है कि आपने जस्ट उसमें टेक्स्ट इनपुट देनी है, उसने आपको इमेज दे देनी है। कोई मॉडल है जिसको आपने सिर्फ टेक्स्ट इनपुट देती नहीं है और उसने आपको टेक्स्ट आउटपुट दे देनी है। किसी मॉडल को आपने इमेज देनी है और उसने इमेज आउटपुट में देनी है। लाइक आपकी कोई ब्लैक एंड वाइट इमेज है, आप उसे कलर्ड करना चाह रहे हो, तो ये इमेज टू इमेज मॉडल होगा, जिसे हम एक ब्लैक एंड वाइट इमेज देंगे और वो हमें कलर्ड इमेज देगा, या एक लो रेजोल्यूशन इमेज इनपुट के लिए देंगे और वो हाई रेजोल्यूशन इमेज देगा। मल्टी मॉडल हम ऐसे मॉडल को कहते हैं जो डिफरेंट टाइप के डाटा को इनपुट लेने की कैपेबिलिटी रखता हो, यानी आप उसमें टेक्स्ट भी दे सकें, इमेज भी दे सकें, और इस तरह यह हमारा मल्टी मॉडल कहलाता है। तो ये बेसिकली एक मल्टीलिंगुअल मल्टी मॉडल एक फाउंडेशनल लैंग्वेज मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया है एप्पल ने। तो इसके अंदर वीएन कैपेबिलिटीज़ भी हैं, और बाकी नॉर्मल मॉडल्स की तरह, लार्ज रीजनिंग मॉडल की तरह इसके अंदर रीजनिंग कैपेबिलिटीज़ भी हैं। तो और इसके अंदर जो कंप्यूटर वीएन की टेक्निक्स यूज़ की गई हैं या कंप्यूटर वीएन के लिए जो यूज़ किया गया है, तो उसको हम थोड़ा सा रिसर्च करते हैं। वो ऑलरेडी एप्पल इंटेलिजेंस की तरफ से इनका एक फास्ट वीएलएम नाम का 2024 के अंदर एक रिसर्च पेपर आया था, और गूगल ने अपना एक वीएन बेस मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया था। वो भी काफ़ी ऑसम मॉडल था। आल्दो वो जो मॉडल है स्टिल उसी की ही एडवांस वेरिएशन इसी के अंदर है। तो इसमें जब हम डिस्कस करेंगे तो ऑटोमेटिकली फास्ट वीएलएम की भी काफ़ी चीज़ें उसमें कवर हो जाएंगी। और उसके बाद अभी कुछ माह पहले एप्पल का ही फास्ट वीएलएम या एक अपडेटेड पेपर आया था, मेरे ख्याल में मई के अंदर आया था, 2025 के मई की डेट के अंदर आया था। तो उसमें इन्होंने फास्ट वीएलएम को फास्ट वीएलएम एचडी कर दिया था। और एक अब ये जो पेपर आया है ये 28 अगस्त को, जो इनका ये मल्टीलिंगुअल मल्टी मॉडल लैंग्वेज फाउंडेशनल मॉडल जो आया है, ये बेसिकली वही कंप्यूटर वीएन वाली तमाम लेटेस्ट अपडेट्स को बल्कि उससे भी इन्हांस करके इसके अंदर यूज़ की गई हैं। अब देखते हैं कि हमने इसके टेक्निकल आर्किटेक्चर में क्या है। तो अगर हम इसका टेक्निकल आर्किटेक्चर देखें तो ये एक लार्ज रीजनिंग मॉडल है, प्लस अगर देखा जाए तो हमने जैसे डिस्कस किया था कि इसमें मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम को यूज़ किया गया है, एमओई, जो हमने ऑलरेडी अपने डिफरेंट वीडियोस में डिफरेंट मॉडल्स में डिस्कस किया था उनके आर्किटेक्चर में। जैसे किमी K2 के आर्किटेक्चर में हमने मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स को डिस्कस किया था, लामा 4 में मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स को डिस्कस किया था, हर्मस 4 में हमने मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम को डिस्कस किया।
मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम को हमने ऑलरेडी काफ़ी टाइम डिस्कस किया हुआ है, जिसमें तो इनमें भी बेसिकली मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम को यूज़ किया गया है, बल्कि मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम को बहुत ज़्यादा इनोवेटिव वे में यूज़ किया गया है कि इसमें उन्होंने पैरेलल ट्रैक मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम यूज़ किया गया है। तो पैरेलल ट्रैक मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम, इसको हम आगे चल के वीडियो में डिटेल में डिस्कस करते हैं कि पैरेलल ट्रैक मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम क्या है। दूसरा जो इसके अंदर मेजर जो इन्होंने चीज़ें अचीव की हैं वो ये हैं कि इन्होंने की वैल्यू पेयर जो है उसका जो कैशे है उस कैशे को रिड्यूस किया है इन्होंने। बेसिकली जितने भी ट्रांसफार्मर्स आर्किटेक्चर हैं और जहाँ जहाँ हम ट्रांसफार्मर बेस आर्किटेक्चर बेस चीज़ें यूज़ कर रहे हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल वगैरह के अंदर भी, तो जहाँ भी हमारा अटेंशन मैकेनिज़्म यूज़ होता है तो हम अटेंशन मैकेनिज़्म को जो अचीव करते हैं, जो उसके लिए फाउंडेशनल डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, वो बेसिकली हमारे पास की वैल्यू डेटा स्ट्रक्चर होता है। जैसे प्रोग्रामिंग में कई लोगों के लिए हैश मैप्स आपने लैंग्वेजेस में, या मैप्स या पाइथन और C# जैसी लैंग्वेज में आपने डिक्शनरी का डेटा स्ट्रक्चर यूज़ किया होगा जिसमें हम की वैल्यू पेयर यूज़ करते हैं। तो अटेंशन मैकेनिज़्म में भी हमारे पास की वैल्यू पेयर यूज़ हो रहे होते हैं, हम उन की वैल्यू पेयर की कैशे क्रिएट कर रहे होते हैं। तो इन्होंने उस कैशे साइज़ को भी रिड्यूस किया है और बग़ैर एक्यूरेसी पे कंप्रोमाइज़ किए हुए। और जिसमें इनका एप्पल का जो मेन टारगेट है इसके अंदर वो बेसिकली ऑन डिवाइस कंप्यूटिंग को अचीव करना है। और वैसे भी ये 3 बिलियन पैरामीटर मॉडल है और वैसे इन्होंने इसकी 2 वेरिएशन लॉन्च की हैं। एक बेसिकली ऑन डिवाइस कंप्यूटिंग के लिए जिसको हम एज कंप्यूटिंग भी कहते हैं, तो ये मॉडल एज कंप्यूटिंग में भी यूज़ हो रहा है। और दूसरा जो है ये सर्वर साइड के लिए जहाँ आपके पास कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज थोड़े हाई होते हैं, तो ये वहाँ भी यूज़ किया गया है। तो बेसिकली ये जो फाउंडेशनल मॉडल है ये एप्पल इंटेलिजेंस के अंदर एप्पल के अपने प्रोडक्ट्स में और एप्पल के जो प्रोडक्ट्स की APIs हैं उनके थ्रू भी एप्पल इंटेलिजेंस के तौर पर ये एक्सेसिबल होगा। और इसमें जैसे हमने कहा कि अगर वैसे नॉर्मली आर्किटेक्चर में देखा जाए तो इन्होंने पैरेलल ट्रैक मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम्स को यूज़ किया है। और दूसरा मेजर अगर इसमें आप आर्किटेक्चर वाइज अचीवमेंट देखें तो बेसिकली इन्होंने जो की वैल्यू कैशे है उसको इन्होंने रिड्यूस किया है। जी, तो अब हम डिस्कस करते हैं कि इन्होंने ना ऑन डिवाइस मॉडल के लिए जो इन्होंने ये KVM कैशे रिमूव किया है इसको इन्होंने किस तरह अचीव किया है। अगर आप सबसे पहले देखें तो इन्होंने जो ये बेसिकली पैरेलल ट्रैक मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम जो इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं, तो इसके अंदर बेसिकली इन्होंने एक न्यू टाइप का ट्रांसफार्मर इंट्रोड्यूस करवाया है जिसको वो बोल रहे हैं बेसिकली ट्रैक ट्रांसफार्मर्स, जिसमें जो ट्रांसफार्मर्स बनाने के लिए हम लेयर यूज़ करते हैं जो हमारी हिडन लेयर्स होती हैं, तो हमने इन हिडन लेयर्स को ब्रेक करके डिफरेंट ट्रैक्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। तो इसकी बेस पर जो हमारे पास अब ट्रांसफार्मर आ रहा है तो उसको ये बेसिकली ट्रैक ट्रांसफार्मर बोल रहे हैं। और उसी ट्रैक फार्मर्स को यूज़ करते हुए जब इन्होंने एक्सपर्ट्स बनाए हैं और उन एक्सपर्ट्स के साथ इन्होंने एक पैरेललिज्म अचीव किया है, तो उसको बेसिकली ये बोल रहे हैं पैरेलल ट्रैक मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम यूज़ किया गया है। और इसका फ़ायदा इन्होंने क्या किया है कि बेसिकली इन्होंने 65 और 35 की रेशो के हिसाब से अपने मॉडल की जो ट्रांसफार्मर्स की लेयर्स हैं वो बेसिकली इन्होंने स्प्लिट कर ली हैं। उसको एक ब्लॉक 1 बना लिया है 65% को, और 35% को ब्लॉक 2 बना लिया है। अब ये क्या करते हैं कि बेसिकली जो ब्लॉक 2 है उसकी की वैल्यू कैशे को ये यूज़ नहीं कर रहे, उसे रिड्यूस करके जो पिछले 65% की वैल्यू कैशे है उसी को ये रीयूज़ कर रहे हैं अगले 35% के अंदर, जिसकी वजह से इनकी ये जो की वैल्यू जो कैशे है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हुई है। और उसके रिड्यूस होने की वजह से इसकी जो इन्फेरेंस है, जो इसका
जो कंप्यूट टाइम है जिसको हम लेटेंसी बोलते हैं वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हुई है, ताकि ये हमारे ऑन डिवाइस कंप्यूटेशन के अंदर ये काफ़ी बेहतर वे में वर्क कर पाएँ। जो बात कर रहे थे पैरेलल ट्रैक मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम इन्होंने यूज़ किए हैं। ये भी आपके सामने एक डायग्राम आ रही होगी, आप ज़रा इस डायग्राम को देखें। पहले इन्होंने आपको बताया है कि इनके जो ब्लॉक डेप्थ है, जो भी हमने कहा था ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2, वो डेप्थ इन्होंने किस तरह क्रिएट किया है। आप देखेंगे सबसे बॉटम के ऊपर ट्रांसफार्मर लेयर है, फिर ट्रांसफार्मर एमओई लेयर है, और उससे ऊपर इसी तरह करते करते फिर एंड पे आपकी ट्रांसफार्मर लेयर है। और फिर जो आपको ये राइट साइड पर नज़र आ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि एक ट्रैक ब्लॉक और जो है वो नज़र आ रहा है, उस पर ट्रैक 1 लिखा हुआ है, फिर ट्रैक 2 है, फिर ट्रैक 4 है, और इस तरह ट्रैक N तक डिफरेंट ट्रैक में इसकी जो लेयर्स हैं वो स्प्लिट हो रही हैं। तो और इस तरह ये जो बेसिकली एक हाई लेवल आर्किटेक्चर या हाई लेवल ओवरव्यू है जो इनका भी PTMOE है, यानी पैरेलल ट्रैक मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम का डायग्राम है। अब ज़रा हम आते हैं इनके VN मॉडल की तरफ, और हम ज़रा इसके VN मॉडल को डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं कि इनका VN बैकबोन जो मॉडल है वो किस तरह वर्क कर रहा है। बेसिकली इसके VN के अंदर भी इन्होंने ना दो चीज़ें अचीव की हैं, इसमें भी दो चीज़ें यूज़ की गई हैं। एक तो इसके अंदर VN ट्रांसफार्मर्स यूज़ किए गए हैं, जो कि काफ़ी पॉपुलर टेक्निक है। कंप्यूटर VN के लेटेस्ट मॉडल्स मोस्टली ट्रांसफार्मर बेस ही बन रहे हैं। और जैसे हमने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में भी डिस्कस किया था कि कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क CNN, जिसमें हमने यॉन लुकिन की और CNN की पूरी हिस्ट्री देखी थी कि हब्बल और वीज़ल के कैट एक्सपेरिमेंट से लेकर, और हमने जो जापानीज़ नियो कॉग्निट्रॉन रिसर्च पेपर देखा था, फिर और यॉन लुकिन का हमने जो CNN मॉडल का आर्किटेक्चर देखा था। तो बेसिकली वो जो हमने कहा था कि हमारे ब्रेन इंस्पायर्ड VN सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं कॉन्वोल्यूशन, तो यही दो मेजर थी कि कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क भी कंप्यूटर VN के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, और ट्रांसफार्मर्स के इन्वेंट होने के बाद हमने जब VN ट्रांसफार्मर्स बनाए तो ये दो मेजर अप्रोचेस चल रही थी कंप्यूटर VN के लिए, या कॉन्वोल्यूशन या आपके VN ट्रांसफार्मर्स। तो इसके अंदर ना दोनों को मिक्स किया गया है। कॉन्वोल्यूशन को मिक्स करने की वजह से इनको ये फ़ायदा हुआ है कि इनके जो पिक्सल्स के अंदर जो फीचर एक्सट्रैक्शन है वो बहुत इजी वे में और बहुत लाइट वेट में अचीव की गई है। और अक्सर हम कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क जो बनाते हैं उसमें हम बेसिकली प्रोजेक्शन लेयर यूज़ करते हैं। तो इन्हों भी 1 by 1 कॉन्वोल्यूशन की एक प्रोजेक्शन लेयर यूज़ की गई है, और उसके बाद 3 by 3 का कॉन्वोल्यूशन फ़िल्टर यूज़ किया गया है फीचर एक्सट्रैक्शन के लिए। उसके साथ इन्होंने VN ट्रांसफार्मर को यूज़ किया है, और इन सब के साथ इन्होंने ज़बरदस्त काम किया है कि आपकी जो भी VN की आपके पास इमेज के जो VN के जो आपके पास VN का डेटा आ रहा है, विजुअल डेटा आ रहा है, उस VN डाटा को जो इन्होंने टोकन्स में कन्वर्ट किया है, तो ये सारे जो है वो एक फ़िक्स लेंथ टोकन के अंदर कन्वर्ट किया गया है। यानी आप इसको जो मर्ज़ी इमेज दे दो तो ये उस इमेज के हमेशा सेम फ़िक्स लेंथ के टोकन बनाएगा, यानी उस इमेज को जो टोकन में डिवाइड करेगा तो वो सेम लेंथ के टोकन होंगे। तो इन्हों कॉन्वोल्यूशन को यूज़ किया है, तो कॉन्वोल्यूशन की पावर को भी यूज़ किया गया है, जो कि कंप्यूटर VN की मैंने पहले भी कहा था कि 27 ईयर से कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क जो हैं वो हमारे कंप्यूटर VN की डोमेन में यूज़ हो रहे हैं, जो कि हमारे बायोलॉजिकल VN सिस्टम के इंस्पायर्ड मॉडल हैं। और जैसे मैंने कहा कि ट्रांसफार्मर्स और लार्ज लैंग्वेज मॉडल आने के बाद ट्रांसफार्मर्स दूसरी बड़ी टेक्निक थी। तो इन्होंने दोनों टेक्निक का अपनी अपनी जगह पर बड़ा ऑप्टिमल यूज़ किया है। कॉन्वोल्यूशन को यूज़ करने की वजह से इन्होंने अपने मॉडल की जो लेटेंसी है उसे इम्प्रूव किया है, मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस किया है, मॉडल के कंप्यूट साइड को कंप्यूट किया है, रिड्यूस किया है, स्टिल एफिशिएंसी वही रहने दी है। और अटेंशन मैकेनिज़्म को यूज़ करके इन्होंने उसकी जो सेल्फ अटेंशन मैकेनिज़्म और ट्रांसफार्मर की पावर को भी यूज़ किया है।
तो दोनों का जो हाइब्रिड वर्जन इन्होंने निकाला है, और ये चीज़ ये अब से नहीं कर रहे, बेसिकली फास्ट VLM जो इन्होंने बनाया था तब से ही 2024 से ये इनका VN के ऊपर एक्सपेरिमेंट चल रहा है। ये समझ लें इसकी थर्ड आइट्रेशन आ गई है। फर्स्ट आइट्रेशन 2024 में थी, फिर मई में 2025 में आई, और अब अगस्त में एप्पल इंटेलिजेंस के इस फाउंडेशन लैंग्वेज मॉडल के अंदर जो है ये इसकी थर्ड रिफाइन जो है इम्प्लीमेंटेशन जो है वो आई है। और ये भी नो डाउट कमाल का आर्किटेक्चर यूज़ किया गया है। जैसे आप देखें कि रीजनिंग के अंदर मिक्सर ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम, और मिक्सर ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम को इन्होंने किस तरह ट्रैक्स में डिवाइड किया है, 65 और 35 का स्प्लिट किया है लेयर्स का। फिर उसके अंदर इन्होंने की वैल्यू कैशे को रिड्यूस किया है, और उसी से इन्होंने मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम की पावर भी यूज़ की है, ट्रांसफार्मर्स की पावर भी यूज़ की है, और साथ ही इन्होंने उसमें पैरेललिज्म भी अचीव किया गया है, और प्लस इसके अंदर कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क की भी इम्प्लीमेंटेशन की गई है। तो इसके अलावा भी और भी काफ़ी सारी टेक्निक्स जो हैं वो इसके अंदर यूज़ की गई हैं, जिनमें से कुछ हम मज़ीद डिस्कस करते हैं कि वो क्या टेक्निक्स हैं। तो इन्होंने डाटा के ऊपर बहुत काम किया है। इसके अलावा डाटा में इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अपने वेब क्रॉलर को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है। वेब क्रॉलर क्या होता है? वेब क्रॉलर बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होता है जो डिफरेंट वेबसाइट्स पर जाता है, उनके पेज को ट्रैवर्स करता है और उसमें से इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करके लेके आता है। तो वेब क्रॉल आपका जितना बेहतर होगा वो उतना ज़बरदस्त जो है वो इंटरनेट से जो डेटा है वो रिट्रीव करके लाएगा। इसके अलावा भी इन्होंने और भी बहुत डाटा एक्सपेंशन टेक्निक यूज़ की गई है, इन्हांस डाटा एक्सट्रैक्शन पाइपलाइन यूज़ की गई है, रिफाइंड डाटा फिल्टरिंग टेक्निक यूज़ की गई है। इसके बाद इन्होंने इमेज डेटा के साथ क्या किया है, इमेज टू टेक्स्ट स्क्रॉल डाटा को यूज़ किया गया है, सिंथेटिक इमेज कैप्शनिंग डाटा, वो सिंथेटिक इमेजेस और सिंथेटिक डेटा पे भी हम पहले काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। टेक्स्ट रिच इमेज डाटा कि ऐसा इमेज जिसके अंदर टेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा हो, जैसे कोई शॉप है तो उसके बोर्ड के ऊपर जो उसके शॉप का नाम वगैरह लिखा हुआ होगा, या कोई विजिटिंग कार्ड की इमेज है तो उस पर टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो है, तो ऐसे डेटा को बेसिकली हम टेक्स्ट रिच इमेज डेटा कहते हैं। हाई क्वालिटी डोमेन स्पेसिफिक इमेज टेक्स्ट डाटा, हाई क्वालिटी कैप्शन डाटा एंड ग्राउंड कैप्शनिंग, टेबल चार्ट्स एंड प्लॉट्स, नॉलेज रिक्वायर्ड डोमेन्स। तो ये सारा का सारा इमेज और टेक्स्ट डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने जस्ट आपको जो टेक्निक्स और उनकी जस्ट हेडलाइंस के नेम्स जो हैं वो आपके साथ डिस्कस किए हैं, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि एप्पल ने बहुत, जैसे मैंने कहा, बहुत इनोवेटिव वे के अंदर अपने आर्किटेक्चर को पॉलिश किया है। पोस्ट ट्रेनिंग के अंदर इन्होंने सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग क्या टेक्निक का यूज़ किया गया है, जिसके अंदर इन्होंने जर्नल नॉलेज को यूज़ किया है, रीजनिंग के नॉलेज को यूज़ किया है। रीजनिंग के अंदर इन्होंने STEM बेसिकली बोला जाता है, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथ, तो बेसिकली इसके डेटा सेट के भी ऊपर भी इसको ट्रेन किया गया है। प्लस इसके अंदर मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम, मिक्सचर ऑफ थॉट्स COT को भी इंक्लूड कराया गया है। हालांकि गूगल का, एप्पल का अपना पेपर पब्लिश हुआ था कुछ माह पहले, जिसमें उन्होंने COT को ही क्रिटिसाइज़ किया था, जो हमने पिछले वीडियोस में भी डिस्कस किया था कि थिंकिंग इज़ एन इल्यूजन, तो बेसिकली इन्होंने कहा था, बट इन्होंने इसके अंदर COT को भी यूज़ किया है। और इसके अलावा टेक्स्ट रिच इमेज अंडरस्टैंडिंग का जो डेटा सेट है उसको भी यूज़ किया गया है। मल्टीलिंगुअल ऑप्टिकल करैक्टर रिकग्निशन है कि मल्टीपल लैंग्वेजेस जैसे उर्दू के करैक्टर्स या हिंदी के करैक्टर, चाइनीज़ करैक्टर, जर्मन करैक्टर या इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को रिकग्नाइज करना, बेसिकली इसे ऑप्टिकल करैक्टर रिकग्निशन बोलते हैं। तो मल्टीलिंगुअल ऑप्टिकल करैक्टर रिकग्निशन अचीव की गई है। टेक्स्ट एंड विजुअल ग्राउंडिंग यूज़ की गई है। मल्टी इमेज रीजनिंग यूज़ की गई है। इमेज रेजोल्यूशन SFT को यूज़ किया गया है। और इसके अलावा इसके अंदर रीइंफोर्समेंट लर्निंग विद ह्यूमन फीडबैक को यूज़ किया गया है, यानी रीइंफोर्समेंट लर्निंग
हमने पहले भी देखा था, जो कि प्राइज एंड पनिशमेंट की बेस पर चलती है। तो हमने पहले देखा था कि एक टेक्निक जो रीइंफोर्समेंट लर्निंग की हमने टेक्निक देखी थी, जो कि हमारा डीप सीक के आर्किटेक्चर में यूज़ हुई थी, जिसको हमने कहा था कि पोस्ट ट्रेनिंग के अंदर रीइंफोर्समेंट लर्निंग विद वेरीफाइबल रिवॉर्ड्स को यूज़ किया गया था। तो उसमें सिर्फ वेरीफाइबल डेटा के ऊपर आप उसको रिवार्ड देके मॉडल की ट्रेनिंग कर सकते थे। तो जिसके अंदर जैसे मैंने कहा था कि हर डेटा वेरीफाइबल नहीं होता, कुछ डेटा वेरीफाइबल होता है। जैसे 2 + 2 = 4, ये एक वेरीफाइबल डेटा है, ठीक है। कल किसी के शख्स के एक्सप्रेशन क्या थे, या किसी ने कोई अगर सीन में एक्ट किया है तो उसकी एक्टिंग कैसी थी, अच्छी थी या बुरी थी, ये वेरीफाइबल नहीं है। तो हम बेसिकली वेरीफाइबल जो है वो डेटा है, उसको हम चीज़ों को बेसिकली देखते हैं। तो ये वेरीफाइबल डेटा के साथ रीइंफोर्समेंट लर्निंग को यूज़ किया जा रहा था इससे पहले। और अब आकर इन्होंने क्या किया है, बेसिकली रीइंफोर्समेंट लर्निंग विद ह्यूमन फीडबैक जो यूज़ किया गया है, कि बेसिकली ह्यूमन फीडबैक देगा उसे रिवार्ड या पनिशमेंट का। तो इस टेक्निक का ये फ़ायदा होता है कि ऐसा जो वेरीफाइबल डेटा नहीं भी है सिस्टम के लिए, बट ह्यूमन उसको वेरीफाइबल करके रिवार्ड और पनिशमेंट दे सकता है। इससे ये जो है जो रीइंफोर्समेंट लर्निंग विद वेरीफाइबल रिवार्ड है, ये उससे ज़्यादा इम्प्रूव टेक्निक होती है, क्योंकि इसके अंदर ज़ाहिर है ह्यूमन लेबर को और ह्यूमन मैन पावर को संभालना और इतने डेटे पे ह्यूमन फीडबैक लेना, ये काफ़ी चैलेंजिंग टास्क तो है। बट एज ए टेक्निक वाइज देखा जाए तो ये टेक्निक वेरीफाइबल रिवार्ड से काफ़ी बेहतर टेक्निक है, क्योंकि इसमें आप नॉन वेरीफाइबल के ऊपर भी अपने मॉडल को ट्रेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन फीडबैक। जी, अब हम बात करते हैं इसमें ऑप्टिमाइज़र्स का क्या यूज़ किया है। जैसे हमने पहले भी कहा था कि बेसिकली जब हम अपने एक मॉडल को एक इनपुट देते हैं, वो हमें आउटपुट देता है, और फिर हम उस आउटपुट से उसका लॉस निकालते हैं, और फिर लॉस को निकलने के बाद वो लॉस जहाँ जहाँ गड़बड़ होने की वजह से आया था, वहाँ जाकर हम उसे ऑप्टिमाइज़ करते हैं, ठीक करते हैं। तो ये जो प्रोसीजर होता है ये ऑप्टिमाइज़र का होता है, और ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक भी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। और इसके अंदर जो ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक यूज़ की गई हैं, वो 2 ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक को यूज़ किया गया है। एक इसके अंदर क्वांटाइजेशन अवेयर ट्रेनिंग को यूज़ किया गया है, और दूसरा इसके अंदर एडॉप्टिव स्केलेबल टेक्सचर कंप्रेशन टेक्निक को यूज़ किया गया है। तो ये था हमारा जो एक कंप्लीट ओवरव्यू, एक बहुत डिटेल मॉडल है, बहुत कुछ है। अगर मैं इसको हर टॉपिक की हर डिटेल में जाता तो ये वीडियो लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाता। तो इस वजह से मैंने कई चीज़ों को मेजर हेडलाइंस के तौर पर डिस्कस किया है। बट बहुत अमेजिंग मॉडल है। एप्पल ने बड़ी देर से एंट्री मारी है, बट कमाल का आर्किटेक्चर पेश किया है, और अभी तक जितने आर्किटेक्चर हैं उनमें से वन ऑफ द रिफाइन आर्किटेक्चर मुझे लगा है, कमाल का आर्किटेक्चर है। आई एम रियली इम्प्रेस्ड फ्रॉम एप्पल्स एफर्ट इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इंशाल्लाह इसी तरह की और वीडियो में आपसे मिलते रहेंगे। विश यू गुड लक। अल्लाह हाफिज़।